नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। लोकसभा और राज्यसभा की तर्ज पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखने को मिल सकता है। सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस पर अपनी सहमति दी। सर्वोच्च अदालत ने महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के सीधे प्रसारण के संबंध में अटॉर्नी जनरल से 23 जुलाई तक विस्तृत गाइडलाइंस देने को कहा है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुझाव दिया कि सर्वोच्च कोर्ट मुख्य न्यायाधीश की अदालत से इसकी शुरुआत हो सकती है और फिर इसे दूसरी अदालतों में लागू किया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसमें मांग की गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है तो उसके फैसलों की गलत रिपोर्टिंग रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही ये भी दलील दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के सीधे प्रसारण से लोग कोर्ट में हो रहे फैसलों को अपने सामने देख सकेंगे और इससे कोर्ट पर लोगों का विश्वास या भरोसा और मजबूत होगा। समझेंगे आज अपने कार्यक्रम में कि क्या कोर्ट प्रोसीडिंग यानी कि कोर्ट रूम को लाइव होना चाहिए, क्या उसकी प्रोसीडिंग का सीधा प्रसारण होने से नुकसान है और क्या उसके लाभ हो सकते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं देशरत्न निगम साहब, सीनियर एडवोकेट हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में। स्वागत है सर आपका। सत्यप्रकाश हमारे साथ हैं, लीगल एडिटर हैं द ट्रिब्यून से। आपका स्वागत है सत्या। विकास सिंह हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से। विकास जी, आपका स्वागत है। शुरुआत विकास जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि ये सीधे प्रसारण या फिर कोर्ट रूम में कैमरा जरूरत क्यों है और कितनी है? देखिए, जहाँ तक अब सारे मामलों में आप देखिए, हर तरह के गवर्नमेंटल फंक्शनिंग में सुप्रीम कोर्ट ही पारदर्शिता की बात करता है और कहता है कि जो भी काम हो, जो भी कार्रवाई हो, जो भी डिसीजन मेकिंग हो, उसको खुले तौर से रखा जाए। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी अब लागू हो गया है और हर डिसीजन मेकिंग में फाइल आप किसी से मांग सकते हैं और पता कर सकते हैं कि भाई ये डिसीजन मेकिंग में क्या आपने प्रोसेस अपनाया। तो इस तरह के माहौल में जहां पारदर्शिता बढ़ाने की बात हो रही है, कोर्ट क्यों इससे पीछे रहे? कोर्ट में ऐसी कौन सी चीज होती है, ऐसा कौन सा सीक्रेट होता है डिस्कस जो कि आम आदमी ना सुन सके? कोर्ट का अगर आप रोज का सिस्टम देखिएगा, कोर्ट में पासेस इशू होते हैं पब्लिक के लिए भी। हमारे साथ जो इंटर्न्स होते हैं, इनको भी पासेस इशू होते हैं। ये सारे बैठ करके सारी प्रोसीडिंग को देखते हैं। इसलिए ऐसा कोई इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं है जो कि लिमिटेड हो कुछ सर्टन लोगों के लिए, जो कि बाहर के अनरिलेटेड लोग ना देख पाए। तो जब सब इस प्रोसीडिंग को देख रहे हैं, तो क्यों नहीं इसको आम आदमी को भी अगर कोई दिखाना चाहे या कोई देखना चाहे तो उसको क्यों ना दिखाया जाए। अब मेरा जहां तक मानना है कि कोई चैनल तो होगा नहीं जो कि हर कोर्ट के प्रोसीडिंग को हर चैनल तो नहीं दिखा पाएगा। लेकिन हाँ, जब भी कोई इंपॉर्टेंट केस होगा या जब भी कोई ऐसी केस नेशनल इंपॉर्टेंस का केस होगा या कोई कंट्रोवर्शियल केस होगा, तो जरूर लोग जानना चाहेंगे कि उस केस की हियरिंग किस तरह से हुई, किस तरह से दलीलें पेश की गई, किस तरह के सवालात जजेस ने पूछे और फिर किस तरह से फैसला आया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत अच्छी पहल कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि क्यों ना पारदर्शिता सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग में भी लाई जाए और गवर्नमेंट भी तैयार है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि बहुत जल्द ये एक रियलिटी हो जाना चाहिए। एक जजमेंट से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने 2 डिस्ट्रिक्ट इन एवरी स्टेट में ऑलरेडी ये सिस्टम लागू कर दिया है ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। और अब अगर ये मान लिया जाएगा तो फिर हर कोर्ट में कैमरे लग जाएंगे, हर कोर्ट में प्रोसीडिंग रिकॉर्ड होगी। उसका एक और बड़ा फायदा है, जो रिकॉर्डिंग होगी उस रिकॉर्डिंग को आप रिप्ले भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई जज को कोई कंफ्यूजन हो कि बहस किस तरह से हुआ था या जजमेंट लिखते समय कोई बात को कुछ क्लैरिटी देखना चाहे, तो रिकॉर्डिंग देख करके जज भी अपने जजमेंट लिखते समय उसको फायदा उठा सकते हैं उस रिकॉर्डिंग का। आज के दिन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनको बता सके कि हाँ उस समय कई बार जजमेंट रिजर्व हो जाते हैं, बहुत महीने लग जाते हैं जजमेंट को डिलीवर करने में। तो उस तरह के केसेस में भी वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और उससे हेल्प मिलेगी कि उसको फिर वो एक रिकाउंट कर सके कि कैसे मामला चला था और डिसीजन मेकिंग में उनको हेल्प करेगा। सत्या, जो विकास कह रहे हैं मैं उससे थोड़ा सा और आगे समझना चाहूँगा। पारदर्शिता क्या वाकई अभी नहीं है और कैमरा लगने के बाद या प्रसारण शुरू होने के बाद वो ज़्यादा आ जाएगी? और दूसरा, अगर हम पूरे न्यायिक व्यवस्था को समझें और देखें, सबसे बड़ा जो पहलू है या ज़रूरत है वो है डिपेंडेंसी को लेकर। क्या उस पर भी इसका इम्पैक्ट होगा और ज़रूरत क्यों दिख रही है आपको अगर इस लाने की पहल हो रही है?
देखिए, पेंडेंसी पे सीधे तौर पे इसका कोई ख़ास असर नहीं होगा, लेकिन जो लार्जर जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ पिछले कुछ महीनों में, मैं इसको कहूँगा कि एक तरह का एक जुडिशियल ग्लासनोस्ट है। आप कहें कि न्यायिक खुलापन के दौर से हम गुजर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में इस तरह के आदेश हुए हैं। पहले अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस दीपक मिश्रा साहब, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के एक्रेडिटेड कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनको उन्होंने मोबाइल ले जाने की इजाज़त दी अदालतों में। हाई कोर्ट तक में सबको इजाज़त है, लोग ले जाते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट, सुप्रीम कोर्ट में इसकी इजाज़त नहीं थी। और इसका नतीजा ये होता था कि अगर किसी कॉरेस्पॉन्डेंट को कोई चीज़ फ्लैश करना है तो वो पहले सुनेगा, फिर दौड़ के बाहर आएगा, तो इसमें उनको काफ़ी दिक्कत होती, तो उनको अलाउ किया। फिर उसके बाद जो नॉन एक्रेडिटेड कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनको भी मोबाइल ले जाने की इजाज़त मिल गई। उसके बाद ये चर्चा हो रही है कि एक तरह से लाइव स्ट्रीमिंग हो कोर्ट प्रोसीडिंग्स की। इसमें जो लार्जर इशू मैं देख रहा हूँ एक कि एज एन इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट हैज़ गैदर्ड दैट करेज टू फेस द पब्लिक। ये एक बहुत कहें कि एक साहसिक कदम है, क्योंकि जजेस आर नॉट यूज टू फेस द पब्लिक। वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होना जहाँ पे कि एडवोकेट्स हैं और उनके क्लाइंट्स हैं, जो लिटिगेंट्स हैं वो हैं, उनको फेस करना, उसमें प्रोसीडिंग्स करना। लेकिन अगर आपको पता है कि पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है तो कई बार बहुत अच्छे लोग नर्वस हो जाते हैं। तो जजेस ने ये करेज दिखाया है, ये एक बड़ी चीज़ है। दूसरा, जो एक जुडिशरी में एक तरह का वो सेंस ऑफ हिस्ट्री वाज लैकिंग। उनको एक इंस्टीट्यूशनल सेंस ऑफ हिस्ट्री जो है ना उनके साथ नहीं था, उनके पास नहीं था। उसकी वजह ये है, अब जैसे आज अगर हम चाहें ये जानना कि जो पिछली पीढ़ी, अभी पिछले कुछ महीनों में हमने कई सीनियर एडवोकेट्स खो दिए हैं, मिस्टर पीपी राव, मिस्टर अनिल दीवान, मिस्टर अंधियार्जुना, बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स थे अभी सुप्रीम कोर्ट के कहें कि एडवोकेट्स, जिनको हमने खो दिए हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि अगली पीढ़ी वो ये देख सके कि इनका जो स्किल था वो किस तरह का था, कैसे वो कोर्ट में आर्गू करते थे, ये सब चीज़ें खो गई हैं। अभी भी जो बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स हैं वो कोर्ट में किस तरह से आर्गू करते हैं, ये अगली पीढ़ी को ये उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। और एज एन इंस्टीट्यूशन ये सारा आपका इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री का पार्ट हो सकता है। ये सेंस सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, इसको लेके ये अप्रिशिएट करने की चीज़ है। दे डिडंट हैव इट सो फार, ये एक बड़ी चीज़ है। और इसके बाद जो बाकी जो लार्जर डेमोक्रेटिक इशू है, बिकॉज वी आर इन ए डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट ने आप कहें कि कई फैसलों में ये कहा है कि राइट टू नो इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a। तो लोगों को जानने का हक है, और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स या किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग अनलेस एन ऑर्डर इज अदरवाइज टू नॉट टू मेक इट पब्लिक, वो पब्लिक होता है और लोग जाके देखते हैं। तो लोगों को पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीज़ें कही हैं जो अभी आज जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें, ये कि एक तरह से कि लिटिगेंट्स को पता होगा कि क्या उनके साथ उनके केस में क्या हो रहा है, और ये कि लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन एक और लार्जर इशू है, वो लीगल लिटरेसी का है। वो विधि साक्षरता का है कि बहुत सारी चीज़ें लोग जानना चाहते हैं कानून के बारे में। अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगर लोगों तक पहुंच सकता है तो उसमें अवेयरनेस आप कह रहे हैं ज़्यादा पब्लिक में, अवेयरनेस से आगे मैं कह रहा हूं कि विधि साक्षरता तक ये चीज़ें जा सकती हैं। और एक जो पत्रकारों के लिए ये 1-2 चीज़ इसमें अहम है। जो पत्रकार अभी तक सिर्फ समाचार या एक कहें कि सूचना पहुंचा रहे थे, सूचना पहुंचाने में उनकी भूमिका एक तरह से समाप्त हो जाएगी। उनको उस सूचना का मतलब क्या हुआ वो उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पत्रकारों के लिए भी जो अब तक जो एकदम से बेसिक लेवल का काम कर रहे थे उसके आगे का काम करना पड़ेगा, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ ये उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक तरह से आप कहें कि जो इन्फॉर्मेशन का खेल था वो अब नॉलेज पे चला जाएगा पत्रकारों के लिए, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये कई लेवल पे कई चीज़ें बदलेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन इट हैज़ गैदर्ड करेज टू फेस द पब्लिक, ये बड़ी चीज़ है। निगम साहब, 2 चीज़ें, क्योंकि कुछ लोग जो इसकी आलोचना कर रहे हैं उनका तर्क है कि जज न तो पब्लिक को लेकर अकाउंटेबल हैं और न ये आप लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के साथ इनको कंपेयर कर सकते हैं, जिसकी दलील दी जा रही है कि संसद में जब से प्रोसीडिंग लाइव शुरू हुई उसी के तहत या उसी तर्ज पर ये होना चाहिए। उसके अपने नुकसान भी हुए हैं और फ़ायदे भी हुए हैं। नुकसान के तौर पर लोग ये कहते हैं
कि विधानसभाओं में या संसद में कैमरे के चलते व्यवधान की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी है, तो कैसे इसे आप देखते हैं और क्या उसे वाकई कंपेयर करना या फिर जो अकाउंटेबिलिटी की बात आ रही वो कितनी हद तक सही होगी? देखिए, आपने जो संसद के बारे में बोला, लोग अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो उनकी, जो वोटर्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश करते हैं उस तरह के व्यवधान करने के लिए, और ये मेरे दिमाग में भी घूम रहा है ये बात। अभी तक क्या है कि जजेस और पब्लिक के बीच में लॉयर बफर रहता है, और जितना भी प्रेशर होता है पब्लिक का वो लॉयर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो डायरेक्ट स्ट्रीमिंग होगी तो वो बफर जो लॉयर का होता है वो हट जाएगा, वो ये दिक्कत आएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए, स्ट्रीमिंग ज़रूर हो, और इसके लिए जजेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो उस तरह का प्रेशर, देखिए इनके लिए भी बहुत नई बात है, तो ये इनके लिए नया एक्सपेरिमेंट है और नया एक्सपीरियंस है, तो उनकी ज़रूर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे इस चीज़ को वो हैंडल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जजेस इस ट्रेनिंग से उनको ये लगेगा कि उनके फैसले पे, कि भाई पब्लिक देख रही है, कहीं फैसले पे असर ना पड़ जाए, तो ये जजेस को इम्यून करना पड़ेगा उनको ट्रेनिंग के थ्रू कि पब्लिक क्या सोच रही है उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसी बातें होती हैं कोर्ट में जो कि रिकॉर्ड में नहीं लिखी जाती, जो कि कोर्ट जिसको ऐसे ही पूछता है, जो कि हो सकता है केस से ज़्यादा रिलेटेड ना भी हो, हम लोग रोज़ देखते हैं, और कोर्ट और वो अगर सीधे अगर पब्लिक के पास जाता है तो हो सकता है गलत असर भी हो सकता है उसका, लेकिन इस सब के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। दूसरा, आम जनता में जो गलत फहमी है, हमारे जो बॉलीवुड की फिल्मों ने क्रिएट किया हुआ है, हमारा एक कोर्ट की क्या होता है, जिस तरह से वहाँ पे एक ड्रामा चलता है, वो गलत फहमी भी दूर होगी। कोर्ट में बहुत सीरियस काम होता है, आम जनता को ये लगेगा कि कोर्ट सीरियस है और सीरियस काम करता है। हाँ, इसके दोनों पहलू हैं, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं, पारदर्शिता है, और बाकी जो हमारे पैनल में लोगों ने बोला, अगर उसको हम आगे बढ़ाएं तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन जजेस की इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए एक नया कहते हैं एक्सपेरिमेंट है और नया एक्सपीरियंस है ये। ओके, विकास, जिस तरीके से सभी पैनलिस्ट और आमतौर पर आज जब अलग अलग लोगों से बातचीत हुई, सभी लोग जो कि इस विधा के साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग जो पक्ष हैं, वो कमोबेश उनकी एक राय है कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग एक अच्छा कदम है। लेकिन मेरा सवाल ये कि आम पब्लिक को अवेयरनेस के साथ साथ जो उनका सबसे बड़ा दर्द है, क्या उससे कुछ राहत मिलेगी? आपको लगता है कि इसके बाद थोड़ा सा दबाव सिस्टम पर ज़्यादा होगा, न्यायिक प्रक्रिया पर ज़्यादा होगा कि वो तेज़ी के साथ मामलों को निपटाएं, या फिर वहाँ पर इसका असर आप नहीं देखते हैं? देखिए, थोड़ा बहुत तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि अगर जिस तरह से कई बार हम लोग देखते हैं कोर्ट्स में कि बहुत सा टाइम कई बार जजेस वेस्ट भी करते हैं, या लॉयर को वेस्ट करने देते हैं, रादर ये कहना बेटर होगा, क्योंकि बहुत से लॉयर रेपिटेटिव आर्गुमेंट, एक ही बात को बार बार बोले जा रहे हैं, और जज भी सुनते रहते हैं उसको इंडेफिनिटली। तो इसलिए अगर इस तरह की एक स्ट्रीमिंग होगी और इस तरह का रिकॉर्डिंग होगा, तो जज को भी लगेगा कि भाई एक ही बात को तुम बार बार क्यों बोल रहे हो, उसको ही विल बी ऑल्सो अंडर प्रेशर कि भाई इसको अब इसको इनफ इज इनफ। तो उस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा, बट अदरवाइज जुडिशियल डिस्पेंसेशन में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज जुडिशियल डिस्पेंसेशन तो देखिए जजेस जो अपना काम कर रहे हैं वो वही काम करते रहेंगे। पब्लिक को थोड़ा पता चलेगा कि ये जो हियरिंग हुआ इसमें क्या तथ्य दिए गए और किस तथ्य के बेसिस पे क्या जजमेंट आया। तो एक जो पारदर्शिता, और एक इन्होंने बड़ा सत्यप्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पोस्टेरिटी के लिए, अब जैसे फली नरीमन है, कपिल सिब्बल है, मतलब ऐसे ऐसे एमिनेंट लॉयर्स हैं हमारे कोर्ट में, जो कि उनका जो एक स्किल ऑफ एडवोकेसी है उसका भी कहीं ना कहीं कैप्चर होगा, क्योंकि अभी तो कोई रिकॉर्ड नहीं करता है, तो कैप्चर होगा कहीं अगर उसका कुछ इंपॉर्टेंट केसेस का मान लीजिए क्लासरूम वगैरह में दिखाया जाए कि इस तरह से उन्होंने उस केस को बहस किया और इस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया, तो ज़रूर अगली पीढ़ी को एक बहुत ही एक अच्छी एक वो मिलेगी, मतलब एक एडवोकेसी का एक बड़ा अच्छा एक तरीका होगा उनको सिखाने का कि भाई देखिए ये टॉप लॉयर जो है इस तरह से बहस करते हैं। और एक और बड़ी अच्छी बात है कि जो आजकल एक ट्रेंड चला है कुछ वकीलों का कि जजेस को टेरराइज करने का और प्रोसीडिंग को नहीं चलने देने का और उसमें चिल्लाने का और थोड़ी सी बदतमीजी करने का,
कई एमिनेंट लॉयर्स ने भी इस तरह का रिसेंट पास्ट में काम किया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है अपने जजमेंट में। इनफैक्ट एक जजमेंट में तो उन्होंने यहाँ तक कहा है लोया वाले केस में कि ये बहस ही कंटेम्प्ट के बॉर्डरिंग में था। तो उस तरह की बहस से अगर पब्लिक के सामने जाएगा तो कम से कम ये लोग एक्सपोज भी होंगे कि भाई देखिए किस तरह से आप सिर्फ अपनी बात को मनाने के लिए, और ये आपकी बात अगर ना मानी जाए तो आप जज के ऊपर हवा बोल दीजिए, तो ये इस तरह की चीज़ें जो है एक्सपोज होंगी। फिर आपको याद होगा जो एक वो वाला मैटर था जिसमें कि जस्टिस इम्पीचमेंट वाले मामले में उसमें भी बहस करने से इनकार कर दिया कपिल सिब्बल जी ने, ये कह के कि भाई आप बताइए बेंच किसने बनाया, आप बताइए बेंच किसने बनाया। अब इस तरह की आप बात करेंगे तो फिर कल को बोलिए आपका नोटिफिकेशन हमको दिखाइए आपने जज बनाया कि आपको कैसे किसने जज बनाया। जब तक आप वो नहीं दिखाएंगे मैं बहस नहीं करूंगा। तो इस तरह की बातें जो है जो कई बार बहुत ही मतलब एक गलत दिशा ले लेती हैं, उससे लोग एक्सपोज होंगे पब्लिक के सामने कि देखिए आप बहस जो मुद्दा है वो नहीं करके आप खाली एक सेंसेशनलाइज कर रहे हैं कोर्ट को, और कोर्ट की गरिमा का आप जो है एहसास नहीं रख रहे हैं, उसका आप पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें से ज्यादा फायदा ही नजर आता है, मेरे को तो नुकसान कुछ भी नजर नहीं आता है इसमें। और जहां तक जजेस की बात है, जजेस तो जिस तरह से डील करते हैं वैसे ही करेंगे, वकील भी वैसे ही करेंगे, लेकिन हाँ एक मन में ये प्रेशर जरूर आएगा कि हाँ जो भी हो रहा है रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल तो जरूर हो जाएंगे। जैसे बहुत से अटरेंसेस मैंने देखा है कई बार कई हियरिंग में जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी के बारे में ओरली बहुत सी बात थोड़ी इररिस्पॉन्सिबल तरीके से कर देते हैं, जो कि मीडिया उसको फिर उछाल देता है। तो वो भी मेरे को लगता है थोड़ा सा रुकेगा कि जजेस भी रियलाइज करेंगे कि हाँ हम अब कैमरा में हैं तो हमको भी इस तरह का कोई अटरेंस नहीं करना चाहिए जो कि ये दिखाए कि हाँ आप किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को रिडिक्यूल कर रहे हैं या उसको डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। तो कई फायदे मेरे को लगते हैं इसमें, नुकसान तो बिल्कुल ही नहीं नजर आता मेरे हिसाब से, तो मैं तो इसको बिल्कुल वेलकम करूंगा। निगम जी, जिस तरीके से 60 के दशक में ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट और हमने देखा था, क्या हम उसी की तरफ आपको लग रहा है कि हम अब बढ़ चले हैं, बढ़ने का वक्त है जिस तरीके से इस वक्त हालात हैं, और वो देश की जनता में न्याय प्रणाली या न्यायालय को लेकर जो अविश्वास कहीं कहीं पनप रहा था उसको दूर करने में कारगर हो सकता है? देखिए बहुत कुछ मदद मिलेगी उस अविश्वास को दूर करने में, क्योंकि वो देख सकेंगे कि सामने क्या हो रहा है, और ये भी वो जान सकेंगे कि जो हो रहा है अंदर और उसको मीडिया रिपोर्ट कैसे कर रही है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट करती है और मीडिया गलत करती है सही करती है, वो कंपैरिजन भी कर सकते हैं अब। क्योंकि एक हवा जो बनाई जाती थी कि कोर्ट में जो ओरल चीज़ें बोल दी जाती थी, जैसे विकास सिंह जी ने बोला, और उसको गलत तरीके से बाहर पेश किया जाता था, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी और लोग देख सकेंगे जो पारदर्शिता है। और ये एक तरीके का एजुकेशन है पब्लिक के लिए, स्टूडेंट्स भी हैं, लीगल जो ट्रेनिंग है वो सब तो अपनी जगह है ही, जो जनता का एजुकेशन होगा, जो डेमोक्रेसी को फर्दर करेगा, डेमोक्रेसी को बढ़ाएगा, कि जनता कल को अगर जाएगी वोट देने के लिए, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। एक तरीके का एजुकेशन है उनके लिए कि हाँ इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स पे चर्चा होगी, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे होगी, बहुत सारे जो स्टेप सरकार लेती है उनको भी, उनका जो एनालिसिस होता है वहाँ पर, तो ये जनता के लिए बहुत बड़ा एजुकेशन है और ये डेमोक्रेसी को फर्दर करता है। और सत्य दुनिया के अगर अलग अलग देशों देखें, कई देशों में इस तरह का सिस्टम पहले से अडॉप्ट किया गया है। हमें क्योंकि अलग अलग तरीके से उसमें इफ एंड बट्स हैं, कुछ शर्तें भी हैं, किस तरीके के केसेस को लाइव लेना है, किस उसमें क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। हमारे देश में आपको लगता है कि जिस तरीके की बहुविचार समाज और अलग अलग राज्य वहाँ पर मामले होते हैं, ज़्यादा गाइडलाइंस की ज़रूरत है, या फिर आपको लगता है कि एक स्टैंडर्ड के साथ शुरू करके उसमें हम चेंज ओवर करते रहें समय के साथ? मेरे ख्याल से जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होगी, जो कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि सरकार प्रिपेयर करके उनको देंगी, ये अदालत को देगी, उसमें जैसे मैट्रिमोनियल केसेस हैं या रेप केसेस हैं या चाइल्ड कस्टडी केसेस हैं, जो इस तरह के मामले हैं, वो अभी भी अगर कभी रिपोर्ट भी होते हैं तो उसमें किसी का नाम नहीं आता है, इवन मैट्रिमोनियल केसेस में। तो इस तरह का जो राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत सारे मामले हो सकते हैं, उसमें ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं होगी। लेकिन इससे इतर मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा कि जो आगे क्या हो सकता है, उसमें एक है जो इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड द जुडिशरी, उसमें एक कहें कि गुणात्मक तब्दीली आएगी। वो ऐसे कि अब तक ये हो रहा है कि कहीं पे जजेस कोई टिप्पणी करते हैं
और कोई पत्रकार उसको किसी तरह से रिपोर्ट करता है तो कई बार जजेस को ये शिकायत होती है तो वो कहते हैं कि मिस रिपोर्टिंग हुई। तो ये किसी पत्रकार ने मिस रिपोर्टिंग की है, इसकी संभावना अब कम होगी, क्योंकि जो कुछ भी जजेस कह रहे हैं या कर रहे हैं वो सीधे तौर पे जनता, तो बीच से पत्रकार हट जाएगा। जहाँ तक लाइव स्ट्रीमिंग की बात है तो किसी जज ने कहाँ क्या टिप्पणी की, वो पत्रकार ने उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया, ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो मैं चाहूँगा कि ये जो जुडिशियल ग्लासनोस्ट आ रहा है जुडिशियल साइड में, प्रोसीडिंग साइड में, ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी आए। चूँकि अब तक जो आरटीआई को लेकर जो चीज़ें होती रही हैं उसमें सबसे कहें कि कोई एक इंस्टीट्यूशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी मिले तो जुडिशरी ने आरटीआई को सबसे ज़्यादा ब्लॉक किया है। आपको अगर याद हो कि जजेस के एसेट्स डिक्लेरेशन को लेकर सीआईसी का फैसला था, उसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। जी। उसको उन्होंने उस पर अब तक एक तरह से कहीं टेक्निकली रोक लगा रखी है। ये अलग चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी अपना बहुत सारे लोगों ने डिक्लेयर किया था। तो ये जो एक तरह का विरोधाभास है कि एक तरफ आप जुडिशियल साइड में आप ग्लासनोस्ट ला रहे हैं, खुलापन ला रहे हैं और लाइव टेलीकास्ट तक की बात हो रही है, स्ट्रीमिंग की बात हो रही है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है जिसमें कॉलेजियम डिसीजंस में कुछ थोड़ी सी तब्दीली आई है कि डिसीजन लेने के बाद उसको एक तरह से कहें कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर रख दिया जा रहा है, लेकिन डिसीजन लेने की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में अभी भी पारदर्शिता नहीं है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पूरे तौर पे जो है ना इसका पारदर्शी नहीं है। एरिया बढ़ाया जाए, सीमाएं बढ़ाकर वो भी चीजें पारदर्शिता के दायरे में आए। दो एस्पेक्ट हैं, एक तो जुडिशियल साइड है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। मैं ये कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी टू द एक्सटेंट पॉसिबल दे शुड बी ट्रांसपेरेंट। ओके, आखिरी कमेंट सर। मैं इस पे ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कि पार्टी नहीं चाहेंगी कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो, तो शुरुआत की जा सकती है कि दोनों पार्टियां जहां तैयार हैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, वो आप लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दीजिए। गाइडलाइंस तो बनती रहेंगी और जहां दोनों पार्टीज अगर तैयार हैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, शुरुआत कर दीजिए। ये फौरन शुरुआत हो सकती है, गाइडलाइंस आती रहेंगी और जहां दोनों पार्टीज अगर तैयार हैं, जज तैयार हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। ओके, मैं एक चीज़ ये कहने की कि दोनों पार्टियों की सहमति के बाद ही टेलीकास्ट हो, मैं ये कहूँगा कि टेलीकास्ट शुड बी जनरल नॉर्म। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकता है कि भाई मेरे मामले का टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए, क्यों। एंड अगर जजेस कन्विंस्ड हैं कि हाँ भाई किसी एक खास मामले की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए, तब उसको रोकना चाहिए। लेकिन जनरल प्रिंसिपल, मैं ये कह रहा था कि गाइडलाइंस आने तक नहीं आती। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में हमारी जो कोर्ट रूम है उसका सीधा प्रसारण क्यों होना चाहिए और उसका फायदा आम जनता को क्या और कैसे मिल सकता है। और बात आप दर्शकों की राय सुझाव की सट्टेबाजी को मान्यता को लेकर हमने एक कार्यक्रम किया 6 जुलाई को। अनुराग गोयल लिखते हैं कि राज्यसभा टीवी की ओर से पेश किया गया यह कार्यक्रम नए मुद्दों पर आसानी से अच्छी समझ को विकसित करता है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में छात्रों को मदद मिलती है और किसी मुद्दे की उत्पत्ति से लेकर उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, हर मुद्दे पर एक सार्थक चर्चा होती है। एक और दर्शक हैं नितिन साहू लिखते हैं कि सभी पैनलिस्ट ने विभिन्न पक्षों को बहुत अच्छी तरह से रखा और देश देशांतर में हमें हर बार एक नई दिशा में सोचने के लिए ये कार्यक्रम प्रेरित करता है। मेरे विचार से सट्टेबाजी के मुद्दे पर नैतिकता और आर्थिक लाभ दोनों के बीच तालमेल बैठता हुआ ही कानून प्रायोगिक तौर पर पहले कुछ महानगरों में लाना चाहिए। आपका शुक्रिया दर्शकों का, आप यूं ही अपनी राय सुझाव हमें लिखते रहिए, फीडबैक के तौर पर मेल कर सकते हैं और हमारे कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।